ये कहानी शुरू होती है सन 1850 में, जहाँ पर हरमन वेलमन नाम का एक राइटर थॉमस निकलसन नाम के एक आदमी के पास आता है। दरअसल आज से 30 साल पहले यानी कि सन 1820 में एसिस नाम का एक पानी का जहाज डूब गया था। जहाज डूबने के बाद क्रू मेंबर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, जिसमें कुछ ही लोग बचे। और आज से 30 साल बाद उन बचे हुए लोगों में थॉमस एक ऐसा इंसान है जो जिंदा है। हरमन जो कि एक राइटर है, वो थॉमस से उस पूरी कहानी को सुनना चाहते हैं ताकि वो उस पर किताब लिख सके। हालांकि थॉमस उस कहानी को उसे बताना नहीं चाहता, पर उसकी वाइफ कहती है कि हमें पैसों की जरूरत है और हरमन इस कहानी के बदले हमें पैसे देने के लिए तैयार है। अपनी वाइफ के कहने पर थॉमस हरमन को कहानी सुनाना शुरू करता है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि आज से 30 साल पहले यानी कि 1820 में, जहाँ पर एक बंदरगाह में बहुत बड़े बड़े शिप्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर मछलियों का और साथ ही साथ वेल मछली से जो ऑयल निकलता है उसका बहुत बड़ा कारोबार होता है, जिस ऑयल की इस दौर में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इसीलिए एक बहुत बड़ी कंपनी के कुछ ओनर्स एक सेलर को बुलाते हैं जिसका नाम होता है ओवन चेस। वो ओवन को बोलते हैं कि हम अपने सबसे बड़े शिप जिसका नाम एसिस है उसे समंदर में भेज रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम शिप में फर्स्ट मेट बनकर जाओ। ये सुनकर ओवन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि आखिरी जर्नी के बाद उसे वादा किया गया था कि उसे अगली जर्नी में शिप का कैप्टन बनाया जाएगा और उसे कैप्टन ना बनाकर कैप्टन के बाद की जो पोजीशन होती है वो दी जा रही होती है, जिससे ओवन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। कंपनी के ओनर्स उसे कहते हैं कि अगली जर्नी में हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। ओवन उनसे कागज पर ये लिखवा लेता है। दरअसल इस बार जिसको शिप का कैप्टन बनाया गया है उसका नाम जॉर्ज है और वो कंपनी के जो मालिक हैं उन्हीं मालिकों में से एक का बेटा है। अब जहाज में सफर की तैयारी होना शुरू हो जाती है। इस सफर में एक 14 साल का लड़का भी शामिल होता है जिसका नाम थॉमस है। वो अनाथ है। दरअसल थॉमस वही आदमी है जो प्रेजेंट टाइम में ये पूरी की पूरी कहानी राइटर को सुना रहा है। थॉमस और उसका साथी इस सफर में शामिल हो जाते हैं और एसेक्स जहाज समंदर के सफर पर निकल पड़ता है। अब जहाज की जब सेल्स नीचे कर रहे होते हैं तो एक सेल अटक जाती है जिसे नीचे करना बहुत जरूरी होता है। ओवन बड़ी बहादुरी से और फुर्ती से ऊपर चढ़ता है। चाकू से रस्सी को काट के वो सेल खोल देता है, जिससे ये पता चलता है कि ओवन अपने काम में बहुत माहिर है, जबकि शिप का जो कैप्टन है जिसका नाम जॉर्ज है उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। साथ ही वो ओवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो शिप का पूरा चार्ज अपने हाथ में लेना चाहता है। जबकि शिप के सभी लोग जानते हैं कि ओवन शिप के कैप्टन जॉर्ज से भी ज्यादा अपने काम में एक्सपर्ट है। पूरा दिन सफर करने के बाद अगले दिन ये समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां पर ओवन शिप के क्रू मेंबर्स को शिप की जो सेल्स होती हैं यानी कि पर्दे हैं जिनसे हवा टकराकर शिप को स्पीड मिलती है उन्हें कम करने के लिए कहता है, क्योंकि मौसम खराब होता है। पर जब जॉर्ज ये सब देखता है तो वो अपनी बात ऊपर रखने के लिए अपना रोप दिखाने के लिए कहता है कि सेल्स खोल दो ताकि शिप को स्पीड मिले। हालांकि ओवन उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर जॉर्ज कहता है कि हम अपने सफर में पहले ही लेट हैं, हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। अब सारे सेल्स खोलने के बाद शिप पूरी स्पीड से तूफान की तरफ बढ़ना शुरू करता है और बहुत जल्द वो तूफान की चपेट में आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा तूफान होता है जिसमें शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि ओवन का फैसला बिल्कुल सही था कि उन सेल्स को कम रखना चाहिए, पर जॉर्ज ने अपनी बात ऊपर रखने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए सारी सेल्स खोल दी, जिस वजह से शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब इसके बाद तूफान पूरी तरह से थमने के बाद जॉर्ज ओवन से कहता है कि हम जल्दी वापस जाएंगे ताकि हम अपने शिप को रिपेयर कर सकें। साथ ही वापस पहुंचने के बाद तुम एक माफीनामा लिखोगे जिसमें तुम लिखोगे कि तुमने अपने कैप्टन के ऑर्डर्स नहीं माने, जिस वजह से कई लोगों की जान जा सकती थी। मुझे तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। ओवन ये सुनकर पूरी तरह से हैरान होता है। वो जॉर्ज से कहता है कि सेल्स को नीचे करना तुम्हारा ऑर्डर था, तुम्हारी वजह से हम तूफान में फंसे। जॉर्ज कहता है कि मैं अपने क्रू को टेस्ट कर रहा था। ओवन कहता है कि तुम टेस्ट कर रहे थे, वो भी तूफान के बीचों बीच। ये एक बहुत ही गलत कैप्टनशिप है। इस बात से जॉर्ज पूरी तरह से भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम एक किसान की बेटी हो, मेरे खानदान के बारे में मत भूलो, मेरे पूरे खानदान ने इसी काम को किया है। दरअसल इस वक्त में किसी शिप का कैप्टन होना बहुत बड़ी बात थी, जिस बात का घमंड जॉर्ज के अंदर होता है। ओवन खाली हाथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर ये खाली हाथ गए तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए वो जॉर्ज को समझाता है। वो कहता है कि बिना ऑयल के वापस जाना आपकी फैमिली के शान के खिलाफ होगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप ऑयल इकट्ठा करें और जल्द से जल्द वापस चले जाएं। जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं उस काम को हमें पूरा करना होगा। जॉर्ज उसकी बात मान जाता है और उसके बाद ये समंदर की और भी गहराइयों में बढ़ते चले जाते हैं। इन्हें आज समंदर में पूरे 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने बाद इन्हें वेल्स का एक झुंड दिखता है, जहाँ पर ये अपने बड़े बड़े जहाज से 3 छोटी छोटी नौकाओं में समंदर में वेल मछली का शिकार करने के लिए उतर जाते हैं। ये वहाँ पर एक वेल मछली का शिकार भी करते हैं। इसके बाद वेल मछली को शिप पर लाया जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर जो ऑयल होता है उसे निकाला जाता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत सारा ऑयल होता है। लेकिन वेल मछली के ऊपर जो छेद किया होता है वो बहुत छोटा होता है और उस पूरे शिप में सबसे छोटा लड़का थॉमस है जो 14 साल
चुका है जो प्रेजेंट टाइम में ये पूरी कहानी सुना रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। इस वेल के शिकार के बाद इन्हें कई महीनों तक कोई भी वेल नहीं दिखती। इन्हें लगभग समंदर में पूरा 1 साल हो चुका है। ये सब अपने घर से बहुत दूर है। इनके खाने पीने का सामान भी खत्म होने वाला है। साथ ही साथ ओवन और जॉर्ज के बीच में जो दरार थी अब वो और भी बढ़ चुकी है। इन्हें खाने पीने का एक सामान चाहिए, इसीलिए ये एक आइलैंड के पास अपनी शिप को रोकते हैं और नाव से उस टापू पर जाते हैं जहाँ पर इनके पास जो वेल ऑयल होता है ये उसका सौदा करते हैं। यहाँ पर इन्हें कैप्टन भी मिलता है जो इन्हीं की तरह वेल ऑयल का काम किया करता था और अब उसका एक हाथ नहीं है। ओवन और जॉर्ज उसके पास जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि हमें वेल्स कहाँ मिलेंगी। वो कैप्टन बताता है कि आज से कई साल पहले जब मेरे पास अपना शिप था, यहाँ से 2000 मील दूर वेस्ट में हमें इतनी सारी वेल्स मिली थी कि हम एक दिन में 3000 बैरल ऑयल इकट्ठा कर सकते थे। 3000 बैरल ऑयल बहुत ज्यादा है। जॉर्ज और ओवन के पूरे सफर का टारगेट पूरे 2000 बैरल ऑयल का है। इसके बाद वो कैप्टन बताता है कि हम वेल्स को मारकर ऑयल ले सकते थे अगर वहाँ पर व्हाइट वेल नहीं आती जिसकी लंबाई लगभग 100 फुट की है। वो समंदर का शैतान है जिसने एक ही बार में हमारे पूरे शिप को बर्बाद कर दिया। मेरे 6 लोग मारे गए, साथ ही साथ मैंने अपना एक हाथ भी खो दिया। लेकिन ओवन और जॉर्ज उसकी बात पर यकीन नहीं करते और वो अपना शिप लेकर वेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब उस जगह पहुंचते हैं जिस जगह के बारे में कैप्टन ने बताया था, तो उसकी बात सच होती है। यहाँ पर वेल्स का झुंड होता है जिसे देखकर सब बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ से एक ही दिन में ये इतना ऑयल निकाल सकते हैं कि ये वापस अपने घर जा सके। ये सब के सब अपने बड़े शिप से छोटी बोट से समंदर में वेल मछलियों का शिकार करने के लिए उतर जाते हैं। और जब ये शिकार कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर व्हाइट वेल आती है। ये वही शैतान नुमा वेल मछली है जिसके बारे में कैप्टन ने बताया था। और ये वेल मछली इतनी बड़ी होती है कि एक ही बार में इनकी कई बोट्स को पलट देती है। इसके बाद इनके बड़े शिप पर भी हमला करती है जिससे इनका शिप नीचे से लीक होना शुरू हो जाता है। पर ओवन इस मछली का शिकार करना चाहता है, इसीलिए वो अपने भाले को डबल करता है और वेल मछली पर निशाना लगाता है। उसका निशाना एकदम सही जगह पर लगता है। भाला वेल मछली की बॉडी में गड़ जाता है। ये भाला एक रस्सी से बंधा होता है और ये बहुत बड़ी वेल मछली लगातार पानी की गहराइयों में जा रही होती है। एक पॉइंट पर आकर इनकी रस्सी खत्म हो जाती है। रस्सी का छोर शिप के बीचों बीच जो पोल होता है उससे बंधा होता है और बहुत जल्द इनका वो पोल भी टूट जाता है। इनका पूरा शिप डैमेज हो चुका है जो लगातार डूब रहा होता है। वहीं वेल मछली के बॉडी में जो भाला लगा होता है वो भी उसकी बॉडी से निकल जाता है। ये सब के सब अपनी कश्ती में पानी में उतर जाते हैं और कुछ ही पलों के बाद इनका पूरा शिप पानी में पूरी तरह से समा जाता है। और अब इनके सामने एक ऐसा सफर है जिसके बारे में इन्हें नहीं पता कि ये सफर इन्हें कहाँ ले जाएगा। एक बार फिर से किस्मत इनका साथ नहीं देती। समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिसमें इनका एक आदमी जख्मी भी हो जाता है। इन्हें समंदर में इसी तरह से बहते हुए पूरे 34 दिन हो चुके हैं। इनके खाने का जो राशन है वो भी अब लगभग खत्म हो चुका है। पर तभी इन्हें उम्मीद की एक किरण दिखती है। इन्हें एक आइलैंड दिखता है जिसे देखकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं और ये तीनों अपनी राफ्ट को उस आइलैंड की तरफ मोड़ देते हैं। पर तभी एक बार फिर से वही बड़ी व्हाइट वेल मछली जिसने इनकी शिप को डुबाया था वो एक बार फिर से इन पर हमला कर देती है। वो उनकी सभी बोट्स को डुबा देती है और ये सब के सब बहते हुए किनारे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये फैसला करते हैं कि यहाँ पर ये दिन रात आग जलाकर रखेंगे ताकि दूर से अगर कोई शिप गुजरती तो आग और धुआं देखकर उन्हें समझ आ जाए कि इस आइलैंड पर लोग फंसे हुए हैं। वहीं ओवन को दिखाया जाता है जो खाने की तलाश कर रहा होता है। तभी उसे गुफा दिखती है। वो गुफा में सबको बुलाता है। ये सब देखते हैं कि गुफा के अंदर कई रिमेन्स पड़ी हैं, यानी कि इन्हीं की तरह कुछ लोग पहले यहाँ आकर फंस गए होंगे। जिस तरह से ये यहाँ पर मदद की उम्मीद कर रहे हैं जिस वजह से इन सब की यहाँ पर मौत हो गई। ये समझ जाते हैं कि समंदर के इस हिस्से में कोई शिप नहीं आता है, इसीलिए इनके पास जो इनकी टूटी फूटी नाव होती है उन्हें रिपेयर करके ये एक बार फिर से तैयार कर देते हैं। और अब ये सब के सब यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, पर इनके कुछ साथी जाने से मना कर देते हैं। इसमें ओवन का एक दोस्त भी होता है। ओवन कहता है कि एक बार मैं घर वापस पहुंच जाऊं तो मैं तुम्हारे लिए मदद जरूर भेजूंगा। ये सब के सब बोट्स में यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इनका सफर अभी बहुत लंबा है। बहुत जल्दी इनमें से इनका एक साथी मर जाता है। समंदर के कानून के हिसाब से उसे पानी में बहा देना चाहिए, पर ओवन ऐसा करने से अपने साथी को मना करता है। वो जानता है कि इनका मरा हुआ साथी इन सबको जिंदा रख सकता है। वो इन सब के लिए खाना है, क्योंकि इनके पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं होता, इसीलिए इन सबको अपने ही साथी को खाना पड़ता है। जिसे थॉमस जो सिर्फ 14 साल का है वो पूरी तरह से खौफजदा हो जाता है। पर अभी भी इनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि इनका सफर इन्हें नहीं पता कि कितना लंबा होने वाला है। धीरे धीरे इन्हें समंदर में 71 दिन हो जाते हैं और अभी अपना पेट भरने के लिए एक गेम खेलती
खेलती हैं जिसमें जो भी हारेगा उसे अपनी जान देनी पड़ेगी ताकि वो बचे हुए लोगों का खाना बन सके। अब जब ये गेम खेलते हैं तो उसमें जॉर्ज जो कि शिप का कैप्टन है वो हार जाता है। उसके कजन को कहा जाता है कि तुम्हें जॉर्ज को मारना पड़ेगा, लेकिन वो जॉर्ज को नहीं मारता बल्कि वो अपने आप को गोली मार देता है। जॉर्ज जिससे अपने कैप्टन होने पर अपने खानदान पर बहुत घमंड था, कुदरत ने उसके पूरे घमंड को अब चकनाचूर कर दिया है। ये कई दिनों तक समंदर में इसी तरह से बहते रहते हैं और एक दिन फिर से वही बड़ी व्हेल जिसने इनकी शिप को तबाह कर दिया था इनकी बोट के बीचों बीच आ जाती है। ओवन अपने भाले को उठा लेता है ताकि वो उस व्हेल को मार सके और जब व्हेल उसके पास से गुजरती है तो उसे वो जख्म का निशान भी दिखता है जो पिछली बार उसने भाला मारकर इस व्हेल मछली को दिया था। वो उसकी आंखों में देखता है। कुछ पल सोचने के बाद ओवन उस पर हमला नहीं करता। व्हेल मछली वहां से चुपचाप चली जाती है और उसके बाद वो कभी भी इनके पीछे नहीं आती। कुछ दिन और इसी तरह से समंदर में सफर करते हुए कैप्टन जॉर्ज और ओवन की जो बोट्स होती है वो दोनों की दोनों अलग हो जाती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। लेकिन बहुत जल्द पास से गुजरता हुआ एक शिप दूरबीन से कैप्टन जॉर्ज की बोट को देख लेता है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओवन की बोट लगातार पानी में बह रही होती है। ना उनके पास पीने के लिए पानी है और ना खाने के लिए खाना, और जब वो पूरी तरह से जिंदगी की लड़ाई हार चुके होते हैं तभी उन्हें आसमान में बहुत सारे परिंदे देखते हैं और जब वो दूर देखते हैं तो वहां पर एक आइलैंड होता है जिसे देखकर जॉर्ज और 14 साल के थॉमस के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। ये अपनी बोट उस तरफ ले जाते हैं। बहुत जल्द उस आइलैंड से इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और 3 महीने बाद 11 जून सन 1821 को ये अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। ओवन की वाइफ ओवन को देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल सबने मान लिया था कि ये सब के सब अब मर चुके हैं। जॉर्ज जब इस सफर पर गया था तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अब उसकी बेटी भी कुछ बड़ी हो चुकी है जिसे उसने पहली बार देखा है। इसके बाद वो कंपनी जिसने ओवन को और कैप्टन जॉर्ज को इस सफर पर भेजा था वो इन दोनों को बुलाती है। वो कहते हैं कि बहुत जल्द इंक्वायरी होगी। दरअसल इस सफर में इनके बहुत सारे लोग मर गए होते हैं, इसीलिए इनसे पूछा जाएगा कि इस सफर में क्या हुआ था। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें एक झूठी कहानी बतानी होगी ताकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनी के सामने बनी रहे। लेकिन ओवन उनकी बात मानने से मना कर देता है। हालांकि वो उसे पैसों का लालच भी देते हैं, पर वो कहता है कि मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। वो अपना इस्तीफा दे देता है। यहाँ पर कैप्टन जॉर्ज को अब इंक्वायरी के लिए सामने बिठाया जाता है। हालांकि उनके फादर भी इस कंपनी के ओनर्स में से एक ओनर है, पर उसने मौत को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए वो बदल चुका है। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इंक्वायरी के सामने बता देता है कि उनके शिप को व्हाइट व्हेल ने डुबाया था। वही कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जो छोटा थॉमस था जो 14 साल का था वही पूरी कहानी राइटर को सुना रहा होता है। वो उसे बताता है कि कैप्टन जॉर्ज एक बार फिर से समंदर में गए उस व्हाइट व्हेल का शिकार करने के लिए, पर वो उन्हें कभी नहीं मिली और उसके बाद कैप्टन जॉर्ज को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। वहीं ओवन ने जैसा कि अपने दोस्त से वादा किया था कि वो उसके लिए मदद भेजेगा, उसने अपना वादा पूरा किया। पर जब उस आइलैंड पर मदद पहुंची तो ओवन का दोस्त मर चुका था। हालांकि वहां पर बाकी 3 लोग अभी भी जिंदा थे जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन तीनों को बचा लिया गया। इसके बाद ओवन ने अपनी फैमिली के साथ शहर को छोड़ दिया। वो एक मर्चेंट कैप्टन बन गया और हमेशा उसने अपनी शिप को अपनी शर्तों पर चलाया। थॉमस राइटर से पूछते हैं कि क्या तुम ये सब कुछ लिखोगे? वो कहता है कि नहीं, मैं एक फिक्शनल कहानी लिखूंगा जो कि सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड होगी। पर यहाँ पर मुझे कहानी से भी बेशकीमती चीज मिली और वो है करेज, यानी कि हिम्मत। जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो लड़ते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हारमन जो कि राइटर है वो चला जाता है। वो 1 साल में इस किताब को पूरा करता है। इस किताब का नाम रखता है मॉब डिक, जो अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस होती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।